सिंधिया का स्वागत किया जाए। जैसा मैंने अपने संबोधन में कोशिश करी कि पांचजन्य की यात्रा झंझावातों से गुजरते हुए आगे बढ़ी है। तमाम चुनौतियां इस पत्रिका ने देखी है पिछले 79 ईयर्स में। इस कार्यक्रम की शुरुआत भी कुछ वैसे ही हो रही। समय के पाबंद ज्योतिरादित्य सिंधिया आ चुके हैं। हम लोग तैयारी कर रहे थे और उन्होंने कहा कि जल्दी से काम करते हैं। और देखिए, आमतौर पर मंत्रियों को बुलाया जाता है, वो थोड़ा समय लेते हैं, लेकिन मॉडरेटर से पहले अगर मंत्री उपस्थित हो जाए तो फिर ये आप मेरी भी दुविधा समझ सकते हैं और आपकी भी। लेकिन उम्मीद किए आप you would give the answer like your countenance, I mean the way that you normally come across. मैं सुबह सोच रहा था एक सुदर्शन व्यक्ति वाले मंत्री से कठिन सवाल कैसे पूछे जाए। तो मैं थोड़ा तैयारी करके आया, लेकिन सवाल ये कि एक समय बड़ी एक कॉल लगाने का के लिए बड़ी हम विदेशी तकनीक पर जिंदा रहते थे। भारत में जितनी क्रांति कम्युनिकेशन के क्षेत्र में हुई है, आज BSNL के इतने टावर हैं। इस यात्रा को आप कैसे देखते हैं? और जब ये जिम्मेदारी आपको मिली तो मुख्य चुनौती क्या थी? वर्ल्ड में जिस हिसाब से 6G की तरफ कम्युनिकेशन है, 5G को लेकर भी जो इस्टेब्लिश्ड एक तरह से चैलेंजेस रहे होंगे, उसको आप कैसे डिफाइन करोगे? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आमंत्रित किया। मेरी परिवार की एक नीति है कि समय के पहले सदैव पहुंचना चाहिए और समय के बाद नहीं, और उसी का पालन करते हुए मैंने आज आपको कष्ट दिया, तो कष्ट के लिए बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। पहले तो इस पंचजन के कार्यक्रम में उपस्थित होकर मैं अपने आप को सौभाग्यशाली तो समझता ही हूँ, लेकिन मेरे लिए एक भावुक क्षण भी है। और वो इसलिए है क्योंकि आप में से कई पाठकों को शायद ज्ञात न हो, लेकिन मेरे अपने ही भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी इस पंचजन के पहले संपादक थे, और उन्होंने अपनी जीवन में ये कला, ये शैली लिखने की एक ओजस्वी वक्ता थे, एक हृदय के बहुत ही सिद्ध व्यक्ति थे। ये सब क्षमताएं उन्होंने अपने पूज्य पिताजी से सीखी, कृष्ण बिहारी वाजपेयी जी से। और कृष्ण बिहारी वाजपेयी जी और सिंधिया परिवार का एक बहुत घनिष्ठ संबंध रहा है। हमारे ग्वालियर स्टेट में एक साप्ताहिक निकलती थी, जयाजी प्रताप, और कृष्ण बिहारी वाजपेयी जी उसमें एक बहुत प्रमुख रेगुलर कॉलमनिस्ट थे। तो एक बहुत पुराना रिश्ता रहा है। और मलकानी साहब और मेरी आजी अम्मा राजमाता विजयराजे सिंधिया दोनों भारतीय जनता पार्टी के भी उपाध्यक्ष साथ में रहे। तो मेरा तो इस संस्था के साथ एक भारत सरकार के मंत्री के रूप में नहीं, लेकिन आप ऐसे ही मान लो जैसे कि एक परिवार का सदस्य का एक संबंध है। तो आज आपके समक्ष आकर मैं अभिभूत हूँ, और इसलिए हर वर्ष जब आपका बुलावा आता है तो मैं देश के किसी भी कोने में हूँ, सीधे आपकी तरफ मैं आकर्षित होकर आपके मंच पे मैं पहुँच जाता हूँ। आपने जो प्रश्न पूछा दूरसंचार के क्षेत्र का, दूरसंचार आज भारत का नहीं लेकिन विश्व की सबसे बड़ी कनेक्टिविटी की कड़ी बन गई है। इट इज ए व्हीकल विच एम्पावर्स द डिसएम्पावर्ड। इस छोटे से डब्बे के साथ आज आप केवल दुनिया से नहीं जुड़ते, केवल वार्तालाप के साथ नहीं जुड़ते, लेकिन व्यवसाय हो, सूचना हो, शोध हो, नवाचार हो, वो सभी इस डब्बे से हर मानवी तक पहुंचता है, और हर मानवी से पूरे विश्व तक पहुंचता है। और इसी एक कल्पना के साथ प्रधानमंत्री जी ने 2014 में ये संकल्प लिया था कि भारत में सबसे सुदृढ़, आधुनिक
और कटिंग एज, ये एक तरीके का अदृश्य हाईवे का निर्माण किया जाएगा। और कुछ आंकड़े आपके समक्ष में रखना चाहता हूं। 2014 में हमारे करीब करीब 25 करोड़ इंटरनेट कनेक्शंस थे, आज 100 करोड़ से ज़्यादा हो चुके हैं। ब्रॉडबैंड कनेक्शन जो 2 MBPS से ज़्यादा होता है, उसके केवल 6 करोड़ कनेक्शन थे, आज 10 साल में 100 करोड़ से ज़्यादा कनेक्शन हो गए। हमारे देश की आबादी 140 करोड़ है, मतलब करीब करीब हम लोग सैचुरेशन के तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। मोबाइल की कनेक्टिविटी करीब 120 करोड़ की हो गई है। और एक तरफ जहां पहुंच इतनी गांव-गांव तक, घर-घर तक हो रही है, हर एक जगह टावर लग रहे हैं। आज हमारे देश के अंदर करीब 8.5 लाख टावर लग चुके हैं। वहीं इसका दाम संपूर्ण विश्व में सबसे कम दाम अगर किसी देश का है तो आज वो भारत का है। वॉइस का कॉस्ट जो 50 पैसे प्रति मिनट 2014 में होता था, आज 0.03 पैसे पर मिनट है। तो आप मान लो एक तरीके से फ्री है। 97% गिरावट आई। डेटा कॉस्ट 1 GB का करीब करीब 270 रुपए होता था, आज 1 GB का डेटा कॉस्ट 8 रुपए 27 पैसे, 95% गिरावट। मतलब कि डेमोक्रेटाइजेशन, लोकतांत्रिकरण, कम्युनिकेशन हाईवे का अगर इस देश में किसी ने किया है, या तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि विश्व में किसी ने किया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और उसी हाईवे के आधार पर आज आविष्कार हो रहा है, नवाचार हो रहा है। आपका AI का बैकबोन टेलीकॉम होता है, आपका व्यापार और बिजनेस का बैकबोन टेलीकॉम होता है। और आज जो देश में बार बार कहता हूं, वी were behind the world on 4G, we walked with the world on 5G, but India will lead the world on 6G. हम कैचअप में मोड में लगे थे 4G पे। 5G का फास्टेस्ट रोल आउट इन द वर्ल्ड, 22 महीनों में 99% जिले तक आज 5G पहुंच चुका है। जो मैंने आपको आंकड़ा दिया, 120 करोड़ हमारे मोबाइल के ग्राहक हैं, उसमें से 40 करोड़ मतलब 35% आज 5G पर। सेकंड लार्जेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड 5G का आज भारत बन चुका है। और अब जो भारत कल्पना जो टेक्नोलॉजी की जाती है, साइंस के टेबल पर जहां आविष्कार किया जाता है, जहां स्टैंडर्ड सेटिंग होता है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशंस यूनियन में, 3GPP में, जहां भारत का नामो निशान नहीं होता था, हम लोग फॉलोअर होते थे, आज हम लोग उस स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी में नेतृत्व कर रहे हैं। 2023 में प्रधानमंत्री ने B6GA, भारत 6G अलायंस का गठन किया। 16 मेंबर्स थे। मैं जहां जा रहा हूं, IITs से, प्राइवेट सेक्टर कंपनी से, एंटरप्रेन्योर्स से, साइंटिस्ट से, स्टार्टअप से, आज वो बढ़ के 84 मेंबर्स हो चुके हैं। और हमने MOU साइन किए हैं करीब 11 देशों के ऐसे संगठनों के साथ। हमारा लक्ष्य क्या है? जो ITU और 3GPP स्टैंडर्ड सेट करता है हर टेक्नोलॉजी की, 2G की थी, फिर 3G, 4G, 5G, अब 6G का होने जा रहा है। उस स्टैंडर्ड सेटिंग में भारत कम से कम 10% पैटेंट्स कंट्रीब्यूट करेगा। तो आज हम लोग स्टैंडर्ड सेटिंग मोड में हो गए हैं विश्व के लिए, फॉलोअर नहीं रहे टेक्नोलॉजी के। और उस स्टैंडर्ड सेटिंग में आज भारत का एक प्रस्ताव ऑलरेडी प्रेषित किया गया है और स्वीकार भी किया गया है।
कि यूबिक्विटी ऑफ 6G टेलीकॉम अक्रॉस द वर्ल्ड समावेशी हो, हर व्यक्ति तक पहुंचे। तो इस 10 साल के सफर में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग अब इम्प्लीमेंटर्स के बदले में आज हम लोग आविष्कार के क्षेत्र में पहुंच चुके हैं, और उसके ऊपर स्टैंडर्ड सेटिंग, विश्व के स्टैंडर्ड सेटिंग मोड में आज भारत पहुंच चुका है। और भारत की टेलीकॉम टेक्नोलॉजी, जो 4 प्लेयर्स हैं हमारे, जो सर्विस देते हैं, पर जो इक्विपमेंट होता है हम लोग विदेश से खरीदते थे। प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया कि BSNL 4G की टेक्नोलॉजी लगाएगा तो देसी टेक्नोलॉजी के आधार पर लगाया जाएगा। अब ये मुश्किल रास्ता है। क्यों? आप में से कई लोगों को ये सूचना नहीं होगी, लेकिन मुझे नहीं थी टेलीकॉम मिनिस्टर बनने के पहले 2007-2008 में, कि टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग का ग्रुप केवल 4 देश, 5 कंपनियों तक सीमित है। चीन, फिनलैंड, स्वीडन और साउथ कोरिया। 5 कंपनी, सैमसंग, नोकिया, सीमेंस, ZTE, हुआई। और कोई देश, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, कोई नहीं बनाता। प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया उसमें तेजस नेटवर्क्स, हमारी स्टार्टअप कंपनी देश की, TCS सिस्टम इंटीग्रेटर, और C.DOT हमारी टेक्नोलॉजी कंपनी, सरकारी टेक्नोलॉजी कंपनी, तीनों ने मिलकर भारत का 4G डिजिटल स्टैक 22 महीनों में बनाकर पिछले सितंबर 2025 में झरसुगुड़ा, उड़ीसा में प्रधानमंत्री जी ने 1 लाख टावर का लोकार्पण किया, जो आज BSNL के नेटवर्क पे लग चुका है। और BSNL के 9 करोड़ उपभोक्ता में से 2.5 करोड़ उपभोक्ता उस 4G, देसी 4G स्टैक के आधार पर आज कम्युनिकेशन कर। तो हमने छलांग मारी है सर्विसेज में, कनेक्टिविटी के आधार पर, मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में, आत्मनिर्भर भारत की विचारधारा के आधार पर, स्टैंडर्ड सेटिंग के क्षेत्र में, B6GA के आधार पर, ITU में स्टैंडर्ड सेटिंग में। तो आज भारत निकल पड़ा है, भारत अग्रसर हो चुका है, और भारत टेलीकॉम क्षेत्र में लीडर बन चुका है। आपके छोटे से प्रश्न के लिए, लंबे जवाब के लिए मैं माफी चाहता हूं। अचीवमेंट तो खैर गजब है, ये तो आपने सही कहा। तब तक मानता है, और मेरा जैसे पढ़ा है। सैचुरेशन की बात आपने करी, लगभग 4G पे एक सैचुरेशन। मेरा सवाल है कि जब 6G की बात कर रहे हैं, 5G लगभग अब 2 ईयर या 3 ईयर्स में भी बहुत ज्यादा पेनिट्रेशन हो, तो चैलेंज हुआ है। उस पर ट्रांसफर का चैलेंज है, वर्ल्ड स्टैंडर्ड के साथ मैच करना है। और एक चैलेंज की बात होती है, जब तक हम ये बात करते हैं कि हम अपने नंबर डेमोग्राफी में, ऑनलाइन कम्युनिकेशन को लेकर फ्रॉड भी बढ़े, वो चैलेंज कैसे आप मीट आउट करेंगे कि दुनिया मोबाइल पर है, इंटरनेट पर है, बैंकिंग है, सारे फाइनेंशियल, इसके साथ सेफ्टी मेजर्स को लेकर भी क्या सकता है? आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। एक तो पहला, जो आपका पहला प्रश्न था कि इस टेक्नोलॉजी की पेनिट्रेशन, वो आज भारत में हो चुकी है। जैसे मैंने आपको बताया कि 2023 में 5G की नेटवर्क की स्थापना भारत में शुरुआत हुई। आज 120 करोड़ में से 40 करोड़ तो 5G पे ही, और ये नंबर बढ़ता ही जा रहा है। हमारा अनुमान है कि 2030 तक ये नंबर 100 करोड़ हो जाएगा 5G। तो 120 में से 100 करोड़ उपभोक्ता 5G पर होंगे, तो इसमें कोई दो राय नहीं। और जैसे मैंने कहा 6G में तो हम लोग स्टैंडर्ड सेटिंग पे पहुंच गए हैं। जो आपका दूसरा प्रश्न था, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जब टेक्नोलॉजी आती है, आविष्कार होता है, तो उसके बहुत सारे सदुपयोग भी किए जाते हैं, उसकी एडवांटेजेस भी बहुत होती हैं, पर ऐसे कुछ तत्व, नकारात्मक तत्व भी होते हैं जो उसका नकारात्मक फायदा और नकारात्मक इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। उन नकारात्मक तत्वों को संपूर्ण रूप से समाप्त करना और उपभोक्ताओं की रक्षा करना
ये भी संचार विभाग की जिम्मेदारी है। और इसलिए हम लोग ने कई फायरवॉल्स स्थापित की। उदाहरण के तौर पे संचार साथी, जिसकी अभी पिछले ये पार्लियामेंट सेशन में नहीं लेकिन पिछले पार्लियामेंट सेशन में बहुत चर्चा हुई। संचार साथी क्या है? संचार साथी एक सॉफ्टवेयर है जो डीओटी के द्वारा स्थापित किया गया है, पर ये उतना ही सफल होगा जितना जन भागीदारी इसका इस्तेमाल करें। अब खुशी की बात यह है कि हमारे पोर्टल पर करीब 20 करोड़ हिट्स हो चुके हैं। हमारा ऐप करीब 2 करोड़ डाउनलोड ऐप के हो चुके हैं। और ये करता क्या है? संचार साथी ऐप के आधार पर अगर किसी ने आपके मोबाइल आपका डेटा लेके कोई अनअधिकृत मोबाइल कनेक्शन लिया हो, उसकी सूचना आपको मिल जाती है जब आप उस ऐप का इस्तेमाल करते हो। और आप अपने आप को मदद कर रहे हो, आप हमें मदद कर रहे हो और आप देश की जनता को मदद कर रहे हो जब आप उस ऐप का इस्तेमाल कर रहे हो, क्योंकि करीब 1 करोड़ 92 लाख लोगों ने कनेक्शंस जो अनअधिकृत हैं उनको हम लोग ने ब्लॉक करके डिसेबल किया है, क्योंकि जन भागीदारी, जनता ने अपलोड किया है और हमसे निवेदन किया है कि ये कनेक्शंस हमने नहीं लिए हैं, इनको कृपा करके आप ब्लॉक करिए। और वैसे ही करीब 2 करोड़ कनेक्शंस हम लोग ने डिस्कनेक्ट किए हैं। व्हाट्सएप के करीब 27 लाख कनेक्शंस हम लोग ने डिस्कनेक्ट किए हैं। और करीब 1000 करोड़ के मोबाइल फोन्स हमने रिकवर करके उपभोक्ता के हाथ में वापस दिलवाए हैं, करीब 8.5 लाख मोबाइल फोन्स। क्योंकि जब आप एंटर करते हैं कि आपका मोबाइल चोरी हो गया है, तो सारे हमारे एजेंसीज संचार साथी के साथ जुड़े हुए, फिर आपके मोबाइल को ट्रैक करके रिकवर करके उपभोक्ता के हाथ में हम लोग दिलवाते हैं। तो कई सफलताएं संचार साथी के आधार पर आज हो चुकी हैं। आईकॉर करके एक सॉफ्टवेयर भी हम लोग ने अपने आप आविष्कार किया है, जिसके आधार पर जो स्पूफ्ड कॉल्स आती थी विदेश से देश के अंदर, करीब 1 करोड़ 35 लाख कॉल्स आती थी, वो आज 95% घटकर केवल 1,35,000 कॉल्स तक सीमित हो चुकी हैं प्रतिदिन। तो जो चोरी करने वाले हैं या गलत काम करने वाले हैं, उनको भी ज्ञात हो गया है कि ये फायरवॉल आ गया है और इस फायरवॉल को वो भेद नहीं पा रहे हैं। और उसी के तहत हम लोग ने एक डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म भी संगठित किया है, जहां 1000 एजेंसीज को एक साथ हमने ली है। करीब 800-900 बैंक्स हैं, हमारे 36 राज्य एवं यूनियन टेरिटरीज के सारे पुलिस एजेंसीज हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, जिसके तहत करीब 1000 करोड़ का फ्रॉड आज तक हम लोग रोक पाए। फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर एक सॉफ्टवेयर भी हम लोग लेके आए हैं बैंक्स के लिए, जहां अकाउंट्स को ब्लॉक किया जाता है, जहां फ्रॉड के आधार पर आपका पैसा शायद लिया जाए। और उसके तहत करीब 500 करोड़ रुपए के फ्रॉड्स हमने ऑलरेडी रोक दिए हैं। और आरबीआई ने ये गज़ेट निकाला है कि सभी बैंक्स को एफआरआई का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही एक उत्कृष्ट सॉफ्टवेयर है। तो उपभोक्ताओं की सुरक्षा करना, उनकी माल, उनकी राशि की सुरक्षा करना, इस पर भी संचार विभाग पूर्ण रूप से लगा हुआ है। इस पर कोई विवाद तो आए हैं, बच्चों इसको इतना ज्यादा क्यों दे रहे हैं? नहीं, विवाद इस बात की थी कि हमारी ये सोच थी कि जो आपका डब्बा है इसमें कई प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स आती हैं टेलीकॉम मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के आधार पर। तो हमने ये कहा था कि इसको भी आप प्री इंस्टॉल कर लीजिए ताकि आप सभी उपभोक्ताओं के फ़ोन पे आ जाए। तो इस पे बड़ा प्रश्न उठा कि इससे प्राइवेसी का क्या होगा, अनऑथराइज हमारे ऊपर स्नूपिंग होगी। अरे भाई, जैसे 1000 ऐप आपके फ़ोन पे आते हैं जब आप खोलते हैं, जब तक आप ऐप खोलोगे नहीं, अपने आप को रजिस्टर करोगे नहीं, तब तक उस ऐप का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। एक दूसरा, कई बार हम लोगों को लगता है कितने सारे ऐप्स आ गए, हम लोग बटन दबाते हैं,
डिलीट ऐप करते हैं, वैसे ही अगर आपको संचार साथी नहीं चाहिए, आप दबाओ और डिलीट कर दो। पर बवाल उड़ गया तो मैंने कहा नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उसे हमने इस डिबेट को आप कैसे रखते हैं कि बहुत समय से मोबाइल के बारे में देखिए कई नहीं, देखिए देखिए अंत में सुविधा और किसी की प्राइवेसी की एक बहुत बारीक लाइन होती है, और अंत में ये उपभोक्ताओं का मत होना चाहिए कि कहाँ लाभ ज़्यादा है जिसमें वो ऐप का इस्तेमाल करना चाहते हैं, जहाँ प्राइवेसी पे अगर प्रश्न चिन्ह है नहीं चाहते तो नहीं चाहते। हम मानते हैं कि हमारी सरकार, हमारा मंत्रालय आपका सहभागी है, आपका साथी है, और संचार साथी इसलिए सफल है क्योंकि जन भागीदारी है। आप चाहो कि आपके फ़ोन पे रहे तो हम डाल देंगे, आप चाहो कि आपके फ़ोन पे न रहे तो हम नहीं डालेंगे। अंत में निर्णय आपका है। आपने वैसे तो प्यारे वजह तक पहला हुआ है समय पे आपके आपके प्रश्न इतने सुंदर होते हैं कि समय का निकल गया, मुझे अपने आप आभास नहीं। धन्यवाद। वैसे ये डिब्बे में एक सवाल था कि जब आप पढ़ रहे होंगे और आप ऐसे मेरे सब कुछ है बैंकिंग है, एजुकेशन है, कि आपने अगर आप हाथ देखते हैं 60 में जो वन टीवी के आसपास तक पैकिंग का ट्रांसफर करने के साथ तक इसका आने वाले समय में क्या क्या हो। देखिए टेलीकॉम के आधार पर क्या होगा कि और जैसे टेलीकॉम की टेक्नोलॉजी और विस्तृत होती जाएगी, हर मनुष्य की जिंदगी में प्रौद्योगिकी एक्सपोनेंशियली बढ़ेगी। मैं एक उदाहरण आपको दे दूं। आज किसान बोनी के बाद अपने खेत में जाता है, फसल को रोज पानी देता है। 6D टेक्नोलॉजी के आधार पर आपको मालूम होगा जो फाइबर्स ले की जाएंगी आपके खेत में कि किस वृक्ष को कब पानी चाहिए, और ऑटोमेटिक सेंसर को ऑन करके उस समय स्प्रिंकलर ऑन हो जाएगा। इससे क्या होगा, एक तो आपका परिश्रम बच रहा है, दूसरा आपका खर्चा बच रहा है क्योंकि पानी सीमित रूप से इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे कि उदाहरण के तौर पे इजराइल का ड्रिप इरिगेशन। तीसरा आपका खर्चा कम होगा, मतलब आपका मुनाफा खेती में बढ़ेगा। तो प्रोडक्टिविटी गेन्स, प्रॉफिटेबिलिटी गेन्स टेक्नोलॉजी के आधार पर बहुत बड़े पैमाने पे होने वाली। सेकंड, जो दूर दराज इलाके होती, ग्रामीण क्षेत्र की गांव होती जहां डॉक्टर को पहुंचाना मुश्किल हो जाता है, आज जो अल्ट्रा लो लेटेंसी नेटवर्क बनेगी उसके आधार पर डॉक्टर्स के परामर्श आप लोग मोबाइल के साथ कर पाओगे। आपकी ब्लड सैंपल होम किट में डाल के ही आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, उसका रिजल्ट आएगा। हमारे विद्यार्थी, थर्ड यूज़ केस, आज हम लोग सीमित हैं कि यही प्राचार्य मुझे पढ़ा रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय जगत की यूनिवर्सिटीज़ के साथ एक्सेस नहीं है। अब ये जब 6G आ जाएगी, लाइव लेक्चर्स, लाइव ट्यूशन्स उसी समय में 1-to-1 हम लोग होल्ड कर पाएंगे। तो अनेक क्षेत्रों में बहुत सारे विशाल परिवर्तन आने वाले हैं इस कम्युनिकेशंस अदृश्य हाईवे के आधार पर। आपने सवाल में कम्युनिकेशन के बाद देखिए डाक सेवा, डाक विभाग में आपको बताऊं कि, और मेरा अगर आप कहें एक तरीके से मेरी पहला एक जनसेवा का सफ़र इसी से शुरुआत हुआ था। जब 2007 में पहले बार मैं देश की सेवा में करने का मौका मुझे मिला, तब इसी विभाग का मैं राज्य मंत्री था। और मेरी पहली मोहब्बत भी अगर मैं कहूँ तो मेरे डाक विभाग के साथ थी, और उस दिन से आज तक है। तो
अब हो गए मुझे 19 वर्ष उस समय से, इतना विस्तृत डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन, 1,65,000 पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस भारत में नहीं, किसी देश के पास नहीं। पर आज उसको मॉडर्नाइज करने की जरूरत है। मेरा डाकिया 2,80,000 मेरे डाकिया हैं, दिन और रात और दिन सेवा करते हैं। पहले एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक भावना पहुंचाते थे, आज डाकिया डाक नहीं लेके आता, आज डाकिया बैंक भी लेके आता है। हर सुविधा हर जन तक, ग्रामीण अंचल तक जितनी रीच हमारे बैंक्स की है, उससे ज़्यादा 2.5 गुना रीच हमारे पोस्ट ऑफिस के आधार पर आधुनिक वातावरण में उसे एक नया रूप हमको देना होगा, और उस पर आज मैं कार्य कर रहा हूं। पहले बार हम लोग ने डाक विभाग को 6 वर्टिकल्स में ऑर्गेनाइज किया है, एक बिजनेस एंटिटी के रूप में हम लोग देख रहे हैं। टेक्नोलॉजी आज हर बिजनेस की एक बहुत महत्वपूर्ण भाग बन चुकी है। शायद पहले भारत सरकार के किसी विभाग में एक चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर डाक विभाग में हमने स्थापित किया है, सीटीओ, और एक वाइस सीटीओ हर एक वर्टिकल के अंतर्गत है। हमारे 6 वर्टिकल है। सिटीजन सेंट्रिक सर्विस, जहां आपका पासपोर्ट बनता है, आधार कार्ड बनता है। अब हमने एमफी, एसोसिएशन म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया के साथ टाई अप कर लिया है ई केवाईसी म्यूचुअल फॉर्म्स की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। हमने पीएम विश्वकर्मा के साथ टाई अप किया है। हमने शिवराज सिंह जी के साथ टाई अप किया है ग्रामीण विकास मंत्रालय में कीटनाशक के सैंपल के टेस्टिंग के लिए। लखपति दीदी के साथ ग्रामीण विकास मंत्रालय में टाई अप किया है। 12 करोड़ लखपति हमारी दीदियां हैं, उसमें से लखपति दीदी बनाने का हमारा लक्ष्य 3 करोड़ का है। उसमें वृद्धि लाने के लिए आईबीबीपी, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के आधार पर हमारा मेल्स का वर्टिकल है, हमारा पार्सल का वर्टिकल है, हमारा इंटरनेशनल बिजनेस का वर्टिकल है, हमारा पीएलआई पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस का वर्टिकल है, हमारा पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक का वर्टिकल है। हर वर्टिकल के लिए सीपीएमजी, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल लेवल, जो सर्कल का चार्ज होता है, उनके द्वारा टारगेट सेट किए जा रहे हैं हर 3 माह के लिए। हर 3 माह में मैं मीटिंग लेता हूं कि जो टारगेट्स आपने सेट किए वो हम लोग मीट कर पाएँ कि नहीं। और आज मुझे खुशी है आपको कहते हुए कि 2023-24 में जो डाक विभाग का टोटल रेवेन्यू 12,800 करोड़ का था, 24-25 में केवल 500 करोड़ की वृद्धि हुई थी। 13,200 करोड़ तक हम लोग पहुंचे थे। तो 3% वृद्धि हुई थी टर्नओवर में। इस 9 माह में इस वर्ष के हम लोग ने 9,000 करोड़ से करीब 10,300 करोड़ तक टारगेट हम लोग पहुंचे हैं। मतलब 9% वृद्धि 9 महीने में हमने कर ली है। और मैंने सदन के पटल पे कल कहा था 3 माह और इंतज़ार कर लीजिए, बहुत अच्छी खबर के साथ हम आपके पास आएंगे। डबल डिजिट ग्रोथ से ज़्यादा हम लोग डाक विभाग में हम लोग कर पाएंगे। तो मेरा ये लक्ष्य है कि आज डाक विभाग भारत सरकार का कॉस्ट सेंटर है। इसका क्या मतलब? ये हमारा कॉस्ट रेवेन्यू से 2.5-3 गुना ज़्यादा है। तो बड़ा गड्ढा है। उस गड्ढा को हमारा लक्ष्य है कि 3-4 साल में हम परिवर्तित करके भारत सरकार का प्रॉफिट सेंटर के रूप में हम लोग इसे परिवर्तित करेंगे। देखिए, इसमें मेरा थोड़ा सवाल था, अगर आप बीएसएनएल और मामले की बात से, अगर बीएसएनएल 4G पर 1 लाख प्राइवेट लगाने की बात तो प्राइवेट पे से बजाय फीजिबिलिटी के हिसाब से, मार्केट के हिसाब से कितना? देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये प्रश्न करना बहुत आसान है। प्रधानमंत्री जी के संकल्प के आधार पर जो रास्ता हमने चुना है, सती कठिन है। देश के लोग भूल जाओ, विश्व के लोग कहते थे असंभव है। असंभव को संभव कराना ये प्रधानमंत्री जी का करिश्मा है। और इसलिए आज 4G की टेक्नोलॉजी आई है। भारत की 4 के क्लब में पूरे विश्व में कितने देश हैं? 160 देश हैं, 170 देश हैं। 4 के क्लब में आज भारत ने प्रवेश कर लिया है, जिस क्लब में अमेरिका नहीं है, जर्मनी नहीं है, फ्रांस नहीं है,
उस क्लब में आज भारत है। और 4G टेक्नोलॉजी, ये टावर्स की रोल आउट होगी, उसके बाद हम 5G में परिवर्तित करेंगे। और 4G से 5G में परिवर्तित करने में ज़्यादा कठिनाई नहीं है। एक एक्स्ट्रा BTS लगाना पड़ेगा, कोर सॉफ्टवेयर में थोड़ा करेक्शन करना पड़ेगा, और 4G से 5G में आप परिवर्तित कर पाओगे। और 6G की तैयारी भी हम लोग कर रहे हैं, देश के अंदर भी हम लोग कर रहे हैं। टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग PLI के आधार पर छलांग मार रही है। तो भारत अब अग्रसर हो रही है और कठिन रास्ता है, पर 2047 का अगर विकसित भारत का सपना हमको टेलीकॉम के क्षेत्र में साकार करना होगा, तो भैया कठिन रास्ता ही प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चुनना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।